यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपको ध्यान रखनी है। तो डिवीजन के अंदर ये फेजेस होते हैं क्या क्या, तो यही हमें पढ़ना है कि ये डिवीजन आखिर कैसे हो रहा है, कौन कौन से फेजेस इसके अंदर होते हैं। तो सेल सभी रिप्रोड्यूस करती हैं कैसे, डिवाइड करके, कि भाई हमारे को अब रेस्ट चाहिए, हम और मेहनत नहीं करना चाहते, अब हम और डिवाइड नहीं करना चाहते, उस पार्ट को हम बोलते हैं। बस मैंने यहाँ पे आपके लिए इसको क्रस्ट कर दिया ताकि कि भाई आखिर सेल डिवीजन क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है ना, कैसे होगा और किस लिए होगा। आप डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप के थ्रू होगा। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सुप्रिया कौशिक और आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का वन शॉट, क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर है सेल यूनिट का ही है ना, जो पहला लेक्चर था, जो पहला चैप्टर है दैट इज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारे ही टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह पढ़े हैं। लेकिन ये लेक्चर, ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेल कैसे डिवाइड करती हैं, कौन कौन से फेजेस से होके जाती हैं, जो आपने सभी ने सुना होगा, काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, माइटोसिस, बियोसिस, है ना, वो सब कैसे होती है, क्या क्या उसके प्रोसेस है, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं, है ना, वो सब हम करने वाले हैं इस वन शॉट के अंदर। सेल यूनिट अपने आप में ही बहुत हाई वेटेज यूनिट है बेटा, तो आई होप अब आप उतना ही सीरियस हो चुके होंगे, है ना। है छोटू सा ही चैप्टर है ये, बट स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है हर सेल के, यानी हर सेल अपनी लाइफ में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करती है, यानी अपने नंबर बढ़ाती है। तो सेल सभी रिप्रोड्यूस करती हैं कैसे, डिवाइड करके, है ना, डिवीजन, यहाँ पे आ गया टर्म डिवीजन। तो जितनी भी सेल्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं डिवाइड करके, यानी एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी, है ना, और हर पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल को जन्म देगा, यानी एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाएंगी। इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अपने नंबर बढ़ा रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ इन पॉइंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। चलिए, जो डॉटर सेल होती है वो भी आगे फर्दर ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं, और इसी तरीके से सेल की एक पॉपुलेशन तैयार हो जाती है ना जी। तो फॉर्मिंग अ न्यू सेल पॉपुलेशन, ग्रोथ और डिवीजन दोनों ही ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी हेल्प इन फॉर्मिंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब सेल डिवीजन करती है, ग्रोथ करती है, ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं, बेसिकली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, ठीक है। 10 cycle of growth and division allow one cell to form structure with a million of cell। और इसी प्रकार से एक छोटी सी सेल इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को बना देता है, यानी सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो पाता है, राइट। तो यही हमें पढ़ना है कि ये डिवीजन आखिर कैसे हो रहा है, कौन कौन से फेजेस इसके अंदर होते हैं, है ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अब आखिर ये सेल डिवीजन है क्या, तो सेल डिवीजन एक बहुत ही वाइटल है हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने के लिए सभी सेल्स के अंदर, जहां पे डिवीजन के दौरान डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी डीएनए बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा और साइमल्टेनियसली बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्यूरेट तरीके से जीनोम का ट्रांसफर होगा। एक सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल आगे अपने दोनों बच्चों को, है ना, अपनी डॉटर सेल्स को देती है। तो उससे पहले दोनों सेल्स के पास इक्वल जाए तो वो अपने डीएनए को पहले मल्टीप्लाई करती है। तो डिवीजन के अंदर ये फेजेस होते हैं क्या क्या, कि भाई डीएनए सबसे पहले रेप्लिकेट होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है, सेल का साइज बड़ा होता है, सो दैट कि हर सेल को इक्वल साइटोप्लाज्म और डीएनए मिल पाए, ठीक है। तो डीएनए डबल हो जाता है और सेल का साइज बड़ा होता है ताकि साइटोप्लाज्म भी बढ़े। तो साइटोप्लाज्म और डीएनए दोनों सेल्स को इक्वली मिल सके, इसलिए एक्यूरेट जीनोम ट्रांसफर हो सके, तो ये बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। ये सेल एक पूरी साइकिल बनाती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की, जिसके अंदर सेल डुप्लीकेट करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल को और नए कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करेगा और फिर 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर जाएगा। और इसी तरीके से सेल ग्रोथ, अगर मैं सेल ग्रोथ बोल रही हूँ तो इसका मतलब है उसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, यानी ये सेल इस तरीके से ग्रोथ कर रही है, यानी अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर रही है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कर रही है। ये कंटिन्यूअस होता है, यानी सेल धीरे 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 ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। लेकिन जो मैंने बताया कि डीएनए सिंथेसिस, ये डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, ये सिर्फ
एक ही बार होता है, एक स्पेसिफिक फेज के अंदर ही होता है। उस फेज को हम एस फेज बोलते हैं, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। जब ये एस फेज के अंदर डीएनए मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होते हैं अपने डॉटर न्यूक्लियाई में सेल डिवीजन के दौरान। तो ये सारे प्रोसेस जो है बहुत ही प्रिसाइजली होते हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं और एक के साथ एक एक के बाद एक होते हैं। अब ये फेजेस के ना नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी तो हम एक जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि भाई आखिर सेल डिवीजन क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है ना, कैसे होगा और किस लिए होगा। अब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप के थ्रू होगा, ठीक है। चलो जी, तो सेल साइकिल के ना कुछ फेजेस होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं तो सेल साइकिल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेल साइकिल, तो सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी एक इवेंट का पूरा सीक्वेंस है। जैसे शादी में पहले क्या होता है ना भाई, पहले रिंग सेरेमनी होती है ना, ये पहले रोका होता है, रिंग सेरेमनी होती है ना, फिर मेहंदी हल्दी और फिर बारात आती है, फिर विदाई होती है, फिर रिसेप्शन होता है ना। तो एक सीक्वेंस है ना कि पहले ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, है ना। वैसे ही बेटा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं फॉर सेल ग्रोथ। पहले सेल ग्रोथ करती है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। अब हर सेल की कहानी अलग अलग होती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर एक सेल जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में सिर्फ 24 घंटे का समय लेती है, लेकिन यही मैं यीस्ट की बात करूं बेटा, तो ये लगभग 90 मिनट यानी 90 मिनट्स का टाइम लेती है अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ड्यूरेशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो वेरी करती है सेल टाइप पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, टाइप सेल टाइप टू सेल टाइप, दोनों तरीके से सेल डिवीजन अलग अलग हो सकता है। जैसे ह्यूमन की सेल की बात करूं तो वो 24 आवर ले रही है। अब आप दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लो, यीस्ट की बात करूं तो ये 90 मिनट की हो रही है। सबका अपना अपना टाइप होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हर सेल के टाइप का भी डिवीजन अलग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं कि आखिर मैम ये सेल डिवीजन कितने फेज में होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया क्यों हो रहा है भाई, ग्रोथ के लिए हो रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है। क्यों, मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ग्रोथ क्यों हो रही है, ताकि हर जो एक सेल है रिप्रोड्यूस जब करेगी, दो सेल बनाएगी, तो दोनों के पास इक्वल जेनेटिक मटेरियल जाए, इक्वल साइटोप्लाज्म जाए, इसलिए पहले वो मल्टीप्लाई करेगी, है ना, ग्रोथ करेगी और फिर वो डिवाइड करेगी। लेकिन ये कैसे कैसे फेज में डिवाइड है, तो दो मेन फेज में डिवाइड है। इस पूरे फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज, है ना। एक फेज होता है इंटरफेज। इंटरफेज होता है जब दो एम फेज के बीच की कहानी होती है। एम फेज मेनली एक्चुअल डिवीजन होता है। एम फेज वो है बेटा, देखो जैसे शादी जिस दिन होनी होती है ना, शादी वाला एग्जांपल इसमें बहुत वो होता है कि जिस दिन शादी होनी होती है उससे पहले की तैयारी, है ना, वो समय बहुत लंबा होता है। या ये छोड़ो, आप एग्जाम का एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। जब हमारा एग्जाम होता है मात्र 3 घंटे का होता है, लेकिन पूरे साल की तैयारी होती है ना। तो इसी तरीके से जो एक्चुअल आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, वो साल के आखिरी जो फाइनल एग्जाम है 3 घंटे का, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक्चुअल जो सेल का डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है। एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, यही एक्चुअल डिवीजन है। अब एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे एक साइकिल बना देती हूँ, है ना, ये मैंने बनाई एक साइकिल। अब इस साइकिल के अंदर, चलो कोई बात, है ना, अब इस साइकिल के अंदर एम फेज हो रहा है यहाँ, है ना, एम फेज हो रहा है यहाँ। तो अब ये साइकिल पूरा रास्ता कवर करके एम तक आएगी, फिर दोबारा से पूरा रास्ता कवर करके फिर एम पे आएगी। तो ये एम से, है ना, ये एम की स्टार्टिंग, ये एम का एंड, इसके बाहर का जो भी फेज है उसे हम इंटरफेज बोलेंगे, इंटरफेज। और ये बहुत बड़ा फेज होता है ना। लेकिन जो एम फेज है जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होती है, ये छोटू सा होता है, कितने, मात्र 3 घंटे का, है ना, जैसे हमारा एग्जाम होता है वैसे ही। तो हमारा एम फेज जो होता है उसे हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। इसके अंदर एक्चुअल डिवीजन होगा, कैसे, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। न्यूक्लियर के लिए हम यूज करते हैं हर बार वर्ड कैरियो, तो यहाँ पे होगा कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। भाई पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, है ना, ये भी एक न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, फिर वहां पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म के लिए साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोकाइनेसिस,
है ना, ओ सॉरी कैरियोकाइनेसिस, इसका ड्यूरेशन होता है लगभग 1 घंटा। ह्यूमन सेल के अंदर 1 घंटे का एम फेज होता है। तो मैंने आपको बोला था कि कितनी देर की पूरी लाइफ साइकिल होती है इसकी, इसकी पूरी 24 आवर की लाइफ साइकिल होती है ना, मतलब पूरा जो सेल डिवीजन का फेज है वो 24 आवर का होता है, सेल डिवीजन का फेज, जिसके अंदर हर फेज में 2 फेज होते हैं, एक एम फेज और एक इंटर फेज, है ना। अब एम फेज अगर 24 घंटे में से एम फेज सिर्फ 1 घंटे का है, तो बाकी 23 आवर्स इंटरफेस के होते हैं, है ना। इसलिए मैंने बोला था कि एग्जाम के तैयारी करने का टाइम बहुत लंबा होता है, जिससे वो 2 डॉटर सेल को जन्म देती है। यानी एम फेज ही वो फेज है बेसिकली जहां पे एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल को बनाती है। एम फेज की तैयारी करने के लिए बहुत सारा समय लगता है, पूरे 23 घंटे लगता है, ठीक है। ये रहा इंटरफेज, इसको हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग 95% ऑफ सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है उससे ज्यादा का टाइम इंटरफेस का होता है, यानी सारा टाइम तो सेल तैयारी करने में ही लगा देती है। इस दौरान सेल डिवाइड नहीं करती, लेकिन एक्चुअली एक्टिवली ग्रोइंग एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए। लेकिन इस दौरान सेल, क्योंकि सेल डिवीजन में क्या होना है, सेल बड़ी होनी चाहिए ना डिवाइड करने के लिए, भाई कॉमन सी बात है, दान करने के लिए खुद भी तो अपने पास कुछ होना चाहिए, है ना। ऐसे ही बेटा सेल को जब डिवाइड करना है तो उसके पास साइटोप्लाज्म और डीएनए होना चाहिए। वो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन, सेल की ग्रोथ, वो सारा कहाँ होता है, इंटरफेज के अंदर ही होता है। अब ये इंटरफेज आगे 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से फेज, G1, S और G2, यानी कि इस इंटरफेस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। पहला G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज, है ना। तो ये इंटरफेस कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, G1, S और G2 फेज के अंदर, ठीक है। अब कुछ सेल ऐसी होती हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया बेटा सेल डिवीजन का, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जो डिवीजन से बाहर निकल जाती हैं, है ना, कि भाई हमारे को अब रेस्ट चाहिए, हम और मेहनत नहीं करना चाहते, अब हम और डिवाइड नहीं करना चाहते, उस पार्ट को हम बोलते हैं G0 फेज, है ना। तो चलिए पहले G0 से स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं G0 फेज के बारे में। G0 फेज जो है ना, कुछ एडल्ट एनिमल सेल्स जैसे कि हार्ट की सेल्स, ये कभी भी आगे डिवाइड नहीं करती, ये एक ही बार बन जाती हैं और आगे डिवीजन नहीं करती। तो बहुत सारी मैनी अदर डिवाइड ओनली व्हेन नीडेड, और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो सिर्फ जरूरत पड़ेगी वो तभी डिवाइड करेंगे, कुछ सेल है जो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगी। यानी ये एक तरीके से आप समझ लो रेस्ट करने चले गए कि भाई अब हमसे और काम नहीं हो रहा है, अब हम रेस्ट करेंगे, है ना। तो जो सेल्स बेटा सेल डिवीजन की साइकिल को छोड़ के कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने चली जाती है, क्वेश्चन स्टेज में चली जाती है, उस फेज को हम G0 फेज या क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं। ये टेम्परेरी रेस्ट भी हो सकता है और परमानेंट रेस्ट भी हो सकता है। परमानेंट रेस्ट जैसे कि हार्ट की सेल, ये कभी डिवाइड करेंगे ही नहीं, अब ये फॉर्म हो चुकी हैं। और कुछ सेल ऐसी हैं, अब रेस्ट कर लिया, चलो दोबारा जब जरूरत पड़ी तो सेल दोबारा से डिवाइड करने चली गई, है ना। तो कुछ सेल्स होती हैं एनिमल सेल्स की जो परमानेंट रेस्ट पे चली जाती है, परमानेंट G2 फेज में, G0 फेज में चली जाती हैं। हार्ट सेल यानी ये आगे डिवाइड नहीं करेंगे। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो G0 में जाती है फिर वापस से सेल डिवीजन में एंटर कर जाती है ना, जब जरूरत पड़ती है। किसके लिए, रिपेयर करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए इंजरी को। सपोज किसी टिश्यू में इंजरी हो गई, है ना, अब क्या करेंगे, जो G0 फेज में सेल चली गई थी उनको वापस से सेल डिवीजन करा के उनका नंबर बढ़ा के और उस सेल की इंजरी को या उसको रिपेयर करने के लिए या उसको हम रिप्लेस करने के लिए बुला सकते हैं। तो G0 फेज को हम क्वेश्चन स्टेट भी बोलते हैं। सेल्स दैट स्टॉप डिवाइडिंग, जो डिवाइड करना रोक देती है, वो G1 फेज के बाद एग्जिट मार जाती है एंड एंटर आ रेस्टिंग स्टेट कॉल्ड G0। वो G1 के बाद एग्जिट मार के क्या चली जाएगी, G0 फेज में चली जाएगी। तो क्या ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी, यस होंगी बेटा, क्योंकि वहां पे है। और ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है ना, नहीं, मतलब जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, समर वेकेशन की छुट्टियां मिलती है, नानी के दादी के घर चले जाते हो, वैसे ही बेटा ये सेल्स भी काम करती रहती है ना, डिवाइड करती रहती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए नानी के घर चली जाती है, वापस तो आना पड़ता है, तो कुछ सेल्स को इन्हें वापस बुला लिया जाता है ना। आप ऐसे समझते हो नानी का घर इज G0 फेज, है ना, यहाँ रेस्ट करने चलेगी। तो कुछ सेल्स
दैट स्टॉप डिवाइडिंग, वो G1 फेज के बाद एग्जिट मार के रेस्टिंग स्टेट में चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं G0 फेज। इन दिस स्टेट सेल्स जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, ये ध्यान रखना है, लेकिन प्रोलिफरेशन नहीं करती, यानी कि डिवीजन नहीं करती। तो आपको ये वर्ड भी सुनने को मिल सकता है प्रोलिफरेशन, है ना, या आपको ये वर्ड भी सुनने को मिल सकता है डिवीजन। डिवीजन तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोलिफरेशन इज ऑल्सो डिवीजन करके नंबर बढ़ाना, ठीक है। तो सेल कैन री एंटर द साइकिल, यहां से जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो कभी सेल साइकिल में वापस नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती हैं। तो सेल कैन री एंटर द साइकिल, जब ऑर्गेनिज्म को जरूरत है नई सेल्स की, तो ये साथ देने वापस से आती हैं, कम बैक करती हैं बेटा, है ना। तुम्हें भी कम बैक करना है भाई, ठीक। तो अब जो ये माइटोसिस होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया माइटोसिस फेज, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। जैसे ये रही, ये बेटा एम फेज, ये रहा एम फेज, है ना। फिर ये पूरा क्या है इंटरफेज। इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइड है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, है ना। G1 के बाद एग्जिट मार गई G0 फेज के अंदर। अब क्या होता है, ये जो एम फेज है ना, माइटोसिस फेज, ये एनिमल और प्लांट्स के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग है ना। अलग अलग मतलब कहने का मतलब है क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं, राइट। जैसे कि माइटोसिस इन एनिमल नॉर्मली ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, जो हमारी नॉर्मल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल्स है बेटा और कुछ हैप्लॉयड सेल्स है। हैप्लॉयड सेल्स कौन सी है बेटा, हैप्लॉयड सेल कौन सी सेल्स है, जैसे गैमीट्स, दे आर हैप्लॉयड, है ना। तो हमारे अंदर जो माइटोसिस करेंगी वो कौन करेंगी, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल करेंगी, है ना। मैं आपको अभी बताऊंगी आगे माइटोसिस को क्या बोलते हैं, मियोसिस को क्या बोलते हैं, दोनों के फेजेस क्या हैं, सब आएगा, है ना। तो माइटोसिस जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसी सेल्स होती हैं, जैसी मदर सेल है बिल्कुल वैसे ही आपके डॉटर सेल बनेंगे। मदर सेल अगर 2n है तो बच्चे भी 2n बनेंगे, मदर अगर n है तो बच्चे भी n बनेंगे, है ना। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में इसका उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस, यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे क्या होगा, n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। n आगे n/2 में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सिर्फ किसमें, डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है। तो माइटोसिस इन एनिमल्स नॉर्मली अकर ओनली इन डिप्लॉयड सेल, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉयड सेल के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन सम हैप्लॉयड सेल जैसे कि मेल हनीबी या ड्रोन कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, सिर्फ मेल के अंदर, है ना। मेल के अंदर जो मेल हनीबी होती है उनको हम ड्रोन बोलते हैं, उनके अंदर माइटोसिस के थ्रू ये एक्सेप्शन पाया जाता है, ठीक है। माइटोसिस इन प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट कैन अंडरगो माइटोसिस इन बोथ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल, इनके अंदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। जैसे आपको ध्यान हो, हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, है ना, इनके अंदर ऑल्टरनेट जनरेशन देखने को मिलती है, राइट। तो जहाँ पे ऑल्टरनेशन जनरेशन देखने को मिलती है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, वहां पे माइटोसिस दोनों के अंदर हो सकता है। डन। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बेटा इंटरफेस के बारे में। पहले सब स्टेज ऑफ इंटरफेस। अब जो इंटरफेस है उसको हम होवर्ड और पहले क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम G1, S और G2 फेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। G1 फेज को हम गैप 1 फेज या फिर प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि भाई जो सेल साइकिल थी हमारी, उसके अंदर किस तरीके से डिवीजन किया गया था, उसके अंदर किस तरीके से डिवीजन किया गया था, ये M फेज, ये G फेज, ये S फेज। तो G1 जो है वो S फेज से पहले आ रहा है ना। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, क्योंकि S का मतलब ही क्या है, सिंथेसिस, है ना। और किसका सिंथेटिक फेज, किसका सिंथेसिस करना है, डीएनए का, है ना। तो प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी हम बोल सकते हैं। इट इज द इंटरवल बिटवीन, ये वो समय है जो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का समय है, जो एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज है, ठीक है। सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और कंटिन्यूअसली अपने साइज को बढ़ाती चली जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज अपना नंबर बढ़ाती हैं, यहाँ पे सेल
जो है वो प्रोटीन्स और आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसलिए डीएनए का सेल साइज भी इंक्रीज होता चला जाता है और मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो इसी जीवन फेज के अंदर होती है। ये अपने को ध्यान रखने हैं कि जीवन फेज के अंदर क्या होता है, एस फेज के अंदर क्या होता है, G2 फेज के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फेज है, एम और एस फेज के बीच में है और ये सारी एक्टिविटीज हमारी जीवन फेज के अंदर पाई जाती है। ये सारी ही मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट्स हैं। तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है और सेल यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है। इस पूरे ही फेज में सेल डिवाइड करती रहेगी क्योंकि उसे एम फेज में, है ना, मतलब यहाँ पूरे फेज में सेल ग्रो करती रहेगी क्योंकि एम फेज में उसे क्या करना है, डिविजन करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे फेज की, एस फेज की, है ना। एस फेज को हम डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का डीएनए मल्टीप्लाई करता है और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं क्योंकि ये जो हम डीएनए बना रहे हैं उस डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है ना। डीएनए को अच्छे से रैप करने का काम करता है, ऐसे बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है सो दैट डीएनए इसके ऊपर अच्छे से पैक हो जाए। हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, उस बहुत बड़े डीएनए को दूसरे न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है तो उसके लिए हमारे को पैकिंग का कुछ सामान भी चाहिए ना, है ना। कुछ ऐसी बॉल चाहिए जिसके ऊपर इस धागे को अच्छे से लपेट के पैक कर सके। तो वो एक ऐसी बॉल बेटा जिसके ऊपर प्रोटीन डीएनए को पैक किया जाता है, एक प्रकार का प्रोटीन, उसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो उस हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। यहाँ पे भी साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मे अकर एनी टाइम ड्यूरिंग द सेल साइकिल। अब यहाँ पे एस फेज जो है हम ये बोलेंगे एट दिस टाइम, है ना। दिस टाइम, है ना, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होगा। की पॉइंट अपने को क्या याद रखना है, यहाँ पे जो डीएनए होगा वो डबल होगा। जैसे 2C, यहाँ पे हमने यूनिट ली है C, तो 2C अगर डीएनए है तो वो 4C हो जाएगा। 4C है ना, तो वो उसका डबल हो जाएगा, 8C हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका डीएनए का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, यस। क्रोमोसोम नंबर डज नॉट इंक्रीज, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ेंगे। देखो ये रहा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डबल हो जाएगा, है ना। क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, इट इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ही है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे डीएनए का नंबर जो है वो बड़ा डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। यानी अगर सेल डिप्लॉयड है तो वो भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। मार्क डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट नहीं करेंगे, डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए कंटेंट वो क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन बिगिन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में और इन सब का नंबर डबल हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमारे एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए अमाउंट डबल हो रहा है ना, और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो रहा है। अब सेंट्रियोल किस लिए चाहिए बेटा, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन करने के लिए। मैम ये स्पिंडल फाइबर क्यों चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको क्रोमोसोम को तोड़ना है ना, आपको दो सेल्स को क्रोमोसोम देने हैं तो आपको क्रोमोसोम डिवाइड करने पड़ेंगे। तो वो क्रोमोसोम में ऐसे चिपके हुए हैं, उन्हें डिवाइड करने के लिए, है ना, उन्हें पकड़ना जरूरी है। तो हम इस तरीके से क्रोमोसोम को पकड़ेंगे और ऐसे तोड़ देंगे, है ना, ताकि हम एक को एक पार्ट दे दे, एक सेल को, और एक डॉटर सेल को दूसरा वाला पार्ट देते क्रोमोसोम का, है ना। तो हमारे को क्रोमोसोम क्या करना है, डिवाइड करना है, तोड़ना है। तो उसको तोड़ने के लिए हमारे को कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, कुछ रस्सियां चाहिए, सो दैट इज द स्पिंडल फाइबर। उस स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करेंगे बेटा, ये सेंट्रियोल ही करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी हो रहा है और डीएनए का डुप्लीकेशन भी हो रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहा है, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एस फेज की। अब आता है हमारा आखिरी वाला फेज, कौन सा, G2 फेज। यहां देखो ये एम फेज था,
ये G1 था, ये S था और ये था G2। अब हम बात करने वाले हैं इस G2 फेज की, ठीक है। ये जो G2 फेज है ये फाइनल प्रिपरेशन है अब M फेज की, और इसे हम गैप 2 और पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोल रहे हैं। देखो G1 प्री सिंथेटिक फेज, G2 पोस्ट सिंथेटिक फेज, बाद वाला पोस्ट सिंथेटिक फेज भी हम बोलते हैं। अब क्या है भाई, शादी की तैयारियां हो चुकी हैं अच्छे से, अब फाइनल चेक की बारी है, यानी कि अब पूरे साल तैयारी हमने कर ली है, पढ़ाई वढ़ाई कर ली है, अब फाइनल रिविजन की तैयारी है, वन शॉट पढ़ा जाए, है ना। तो यस गाइज, इसी तरीके से जो फाइनल प्रिपरेशन होती है एम फेज की, वो किसके अंदर की जाती है, G2 फेज के अंदर की जाती है। स्पेशल मटेरियल की जरूरत होती है जो माइटोसिस के लिए, माइटोसिस के दौरान हमारे को चाहिए, उन सब का सिंथेसिस यही होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी यही सिंथेसिस होता है। ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में, धागों को बनाने में प्रोटीन चाहिए ना भाई, कुछ तो चाहिए हमारे को उनको और सिंथेसिस करने के लिए। तो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन भी, है ना, चाहिए होता है हमारे को, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहीं पे होता है। तो सेल यहाँ पे अभी भी ग्रो कर रही होती है। एम के बाद का समय शुरू हुआ, G1 फेज चला, सेल ग्रो कर रही है, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। अब सेल यहाँ आ गई, अब ये अपने मैक्सिमम साइज में आ चुकी है, अब सेल डिवाइड कर जाएगी क्योंकि अब एम फेज के अंदर एंटर कर गई है, ठीक है। इस तरीके से कहानी होगी, यानी सेल ग्रोथ जो है होता ही रहेगा जब तक सेल डिवाइड नहीं करती है। देखो ठीक, सेल साइज देख रहे हो, सबका बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे सेल इक्वली, ओहो, सेल यहाँ इक्वली डिवाइड हो गई, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्या क्या हो गया बेटा, हमारा एम फेज हो गया, G1 हो गया, S फेज हो गया और G2 फेज हो गया, यानी कि हमारा इंटरफेज पूरा कंप्लीट हो गया। अब है असली कहानी। अभी तक तो हमने प्रिपरेशन करी थी, अब प्रिपरेशन में बेटा अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, चलेगा। अब तुम परफॉर्म कैसे करोगे एग्जाम में, वो डिपेंड करता है। अब बेटा इस एग्जाम को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेजेस आएंगी, कुछ, है ना, लेवल्स आएंगे, उन लेवल्स को क्रॉस करके फाइनली हमारा डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं क्या होगा। अच्छा, एक चीज और देखो, एस फेज के अंदर, जैसे एस फेज के अंदर G1, S और M, मैंने सारी कंडीशन देखी ताकि आपको ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे G1 फेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है, यानी डिप्लॉयड सेल है। आफ्टर S नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, लेकिन डीएनए कंटेंट देखो, G1 फेज में 2C था, तो आफ्टर S फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहे, लेकिन डीएनए कंटेंट 4C हो गया। जब M फेज आएगा तो 16 क्रोमोसोम 2n पर डॉटर सेल, दोनों के पास 2n जाएगा, यानी बीच में लंबी कहानी चली है, वो लंबी कहानी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये सेल क्या हो जाएगी, ये जो मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या डीएनए कंटेंट है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि 2 सेल्स बनी थी ना, ये हमने 4 करा ही इसलिए ताकि जो 2 सेल बनेंगे उन दोनों सेल्स को 2 से 2 से मिल सके, है ना। ये ध्यान रहेगा बेटा, ये मैंने आपको एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। G1 फेज में शुरुआत हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 थे और डीएनए कंटेंट 2C था। तो जब S फेज आया, S फेज के लास्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे लेकिन डीएनए डबल हो गया। अब G2 फेज आया, सेल डिवाइड करते रहे, और M फेज आया। M फेज भी जब खत्म हुआ और डॉटर सेल बनी, तो हर डॉटर सेल में 2n, यानी ये वाली कंडीशन दोबारा से रिटेन हो गई, क्योंकि यही आगे चल के नई साइकिल भी बनाएगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 थे और डीएनए कंटेंट 2C ही देखा, तभी तो हमने 4C किया था, क्योंकि आगे चल के दोनों डॉटर सेल को 2C मिल जाना चाहिए। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, वो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए जी, अब हम बढ़ने जा रहे हैं डिवीजन फेज की। डिवीजन फेज बोल लो या फिर एम फेज बोल लो या माइटोटिक फेज बोल लो, ये सिर्फ लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, सिर्फ 1 घंटे ही चलता है 24 घंटे के समय के अंदर।
मतलब पूरे जो ह्यूमन सेल की सेल साइकिल है वो 24 घंटे की, उसमें सिर्फ 1 घंटा ही डिवीजन होगा, बाकी 23 आवर्स का होगा। सेल की सिर्फ तैयारी हो रही होगी, सेल ग्रो कर रहा होगा, सेल ऑर्गेनेलीज बन रहे होंगे, सेंट्रियोल बन रहा होगा, ट्यूबुलिन बन रहा होगा, प्रोटीन बन रहा होगा, साइटोप्लाज्म बड़ा हो रहा होगा, समझ रहे हो, ये सारी तैयारी चल रही होगी। लेकिन जब एम फेज आएगा, एम फेज ही रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस को। एनिमल के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन जो है, इट इज ओनली सेल इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल एक्सेप्ट कुछ सोशल इंसेक्ट को छोड़ के, और दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। प्लांट्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, जहां पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल देखा जाता है। यानी कि सेल्स अब इस तरीके से अलाइन होते हैं, किस तरीके से बेटा, कुछ सेल्स कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा, फिर वापस से डेवलप होगा, सेंट्रियोल अपने ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। यानी ये सारे स्टेप्स बेटा, सबका रीऑर्गेनाइजेशन आपको इसी फेज के अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा, जैसे है ना एकता कपूर की सीरियल्स के अंदर एकदम ड्रामेटिक तरीके से, है ना, कोई भी सास कहीं भी आ जाती है, बहू आ जाती है, अचानक से बहू के रिश्तेदार भी उसी घर में रहने लग जाते हैं, है ना, घर के कोई भी लोग काम नहीं कर रहे होते, बस घर में कलेश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का एकदम रीऑर्गेनाइजेशन और ड्रामेटिक सीन आपको एम फेज के अंदर देखने को मिलेगा। Virtually all since the number of chromosome in the parent and progeny cell is same, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स के अंदर सेम रहते हैं, उसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन, यानी इक्वल ही रहेगा। पेरेंट अगर 2n है तो बच्चा भी 2n होगा, पेरेंट अगर n है तो बच्चा भी n होगा। इसे हम बोलते हैं माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन हम बोलते हैं मियोसिस को, जिसके अंदर नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। गॉट इट? चलिए, जो डिवीजन फेज होता है बेटा, दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड। अब माइटोसिस को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि जो सेल डिवीजन है प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, यानी कि होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है, एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। जैसे हम लोग जो ये ड्रॉ करके दिखा देते हैं ना कि बिल्कुल ये रेखा उलांग गया तो बिल्कुल एस फेज के अंदर आया, नहीं, धीरे 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 डेवलप होता है। जैसे ह्यूमन की एज ग्रो होती है, कोई ऐसे क्लियर कट लाइन थोड़ी होती है ना, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो एक प्रोग्रेसिव होते हैं, हम क्लियर कट लाइन से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इस तरीके से ड्रॉ करके समझ सकते हैं। एम फेज स्टार्ट होता है जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है, और उसके बाद उसके डॉटर क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, है ना। डॉटर क्रोमोसोम्स दोनों मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होते हैं। तो जैसे ये सेल डिवाइड हुई, है ना, तो दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस चले जाते हैं, और फिर बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो ये मैं आपको अभी सेल के अंदर दिखाऊंगी कि कैसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। समझ आया? तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने ये पढ़ा कि अब होने वाला है डिवीजन फेज, यानी एम फेज। अभी तक हम सिर्फ इंटरफेज को पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसके अंदर सेल सिर्फ तैयारियां कर रही थी G1 फेज, S फेज, G2 फेज में। अब होने वाला है धमाका, अब एम फेज में हम एंटर करने वाले हैं। एम फेज का मतलब या डिवीजन फेज का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, और ये पता चल गया हमें कि डिवीजन फेज जो है आगे 4 स्टेजेस से पास करेगा। पहला टेस्ट होगा प्रोफेज, दूसरा होगा मेटाफेज, तीसरा होगा एनाफेज, और आखिरी टीलोफेज करते ही घर में खुशहाली का माहौल होगा, 2 डॉटर सेल हमारे को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे को हर फेज के बारे में अच्छे से समझना है कि हर फेज के अंदर ऐसा क्या हो रहा है और कैसे वो नेक्स्ट स्टेज पे जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी बेटा हमारी प्रोफेज। प्रोफेज ये पहली स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। फॉलो एस फेज, एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज, यानी कि G1, S, G2 इसको क्रॉस करके जो पहली स्टेज आती है माइटोसिस की, है ना, वो कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज, ठीक है।
ड्यूरिंग जो एस फेज और G2 फेज के अंदर है ना, जो एस फेज के अंदर बेसिकली नए डीएनए मॉलिक्यूल बने थे और G2 फेज के अंदर जो भी फाइनल तैयारियां हुई थी वो सब बेटा यहाँ पे रेडी है, लेकिन इट रिमेन इंटरवेंड, यानी कि अब जो नया डीएनए बना वो कैसा था, इंटेंगल्ड फॉर्म में था, ऐसे ये जो धागे थे ऐसे पड़े हुए थे, अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं थे। तो अब यहाँ क्या होगा, अब यही जो क्रोमैटिन होता है, आई होप ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर होंगे, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। ये क्रोमैटिन होते हैं धागे, जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, है ना। आप ऐसे समझ लो जैसे दूध ही जब जम जाता है तो दही बन जाता है, तो दूध इस क्रोमैटिन जम जाएगा तो दही बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा जो हमारे को अच्छे से दिखेगा, राइट। तो ऐसे ही बेटा क्रोमैटिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, धागे होते हैं, जब ये कंडेंस हो जाते हैं, है ना, जम जाते हैं एक तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाते हैं, एक शेप ले लेते हैं बेसिकली, है ना, कंडेंस होके। तो क्रोमैटिन क्या होता है बेटा, कंडेंस हो जाता है और माइटोटिक डिस्टिंक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम की शेप ले लेता है, क्रोमोसोम बन जाता है। अब हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलते हैं, है ना। ये वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ बेटा कि ये एक क्रोमोसोम है ना। ये देखो क्रोमोसोम में ये एक क्रोमैटिड है और ये एक दूसरा क्रोमैटिड है, ठीक है। ये क्या है बेटा, अब ये जो था ना पहले क्या था, धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर था। तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको दोबारा क्लियर करना चाहूंगी। ये है क्रोमैटिन, है ना, ये क्या है, क्रोमैटिन। ये कंडेंस होके क्या बन गया, ये कंडेंस होके क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये दोनों क्या है, क्रोमैटिड, है ना। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से जुड़े हुए हैं और जिस जगह से ये जुड़े हुए हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम। सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस है, देखो सेंट्रोसोम वो होते हैं जहां पे 2 सेंट्रियोल एमॉर्फस सब्सटेंस पे एक साथ 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं, इसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और ये क्या है, सेंट्रोमियर है ना। सारे वर्ड में आपको यही क्लियर करवा रही हूँ, जितने भी इसी वाले वर्ड्स हैं जैसे क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, है ना, सारे वर्ड्स आपको यही क्लियर हो जाएंगे। अब ये कैसी क्रोमैटिड्स हो गई बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड, है ना। ये कैसी क्रोमैटिड हो गई, सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे बना दूं, ये रहा सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर से ही दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े रहती हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, ये आपस में कैसी हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। कैसी क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और ये आपस में कैसे हैं, मतलब ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये लेकिन आपस में कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर पूरे क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम्स कैसे हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर सेम पोजीशन पे ये फादर से आया है, ये मदर से आया है ना, तो ये आपस में कैसे हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक। और हर होमोलोगस क्रोमोसोम के ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अपने आप में सिस्टर क्रोमैटिड, ये अपने आप में सिस्टर क्रोमैटिड और आपस में ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि आगे चल के ये टर्म आएंगे बेटा, तो मैं चाहती हूँ ये अभी से क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो चलिए जी, अब देखो यहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा और ऑपोजिट पोल पे जाएगा। कौन था सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये था जिसके पास 90 डिग्री पे अरेंज कौन, सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, है ना।
क्या प्रेजेंट थे? सेंट्रियोल। ये दोनों सेंट्रियोल है, तो एक सेंट्रोजोम जाएगा ऑपोजिट पोल पे, एक सेंट्रोजोम ऊपर और एक सेंट्रोजोम नीचे, है ना। ध्यान रखना, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। और हर सेंट्रोजोम क्या रिलीज करेंगे? माइक्रोट्रिब्यूल्स या फिर एस्टर बोलो, टुगेदर फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। ये स्पिंडल अपैरेटस बनाएंगे। अब ये कैसे दिखते हैं स्पिंडल अपैरेटस? मैं दिखा देती हूं आपको। जैसे कि अब कुछ सेल्स ना आपको ऐसे छोटी छोटी दिखेंगे और कुछ सेल्स आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सेंट्रोजोम है ना। ये सेंट्रोजोम है जहां पे 90 डिग्री पे क्या सेंट्रियोल अरेंज है। अब यहां से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, है ना, जो स्टार शेप है, सेंट्रियोल के पास पास हैं, छोटी छोटी हैं, इन्हें हम बोलेंगे एस्ट्रल रेज। और जो लंबी लंबी है इस तरीके से क्रोमोसोम से जुड़ेंगी, इन्हें हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। बन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल से रही है और किससे निकल रही है? सेंट्रोजोम से ही निकल रही है। सेंट्रोजोम बेसिकली क्या है? एक तरीके से एक फैक्ट्री है जिसके अंदर दो मशीन्स हैं सेंट्रियोल। ठीक, चलिए, जैसे ही प्रोफेज एंड होगा उस दौरान क्या क्या हो चुका होगा? क्योंकि भाई देखो, सेल है ना, अब सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस भी होता है ना, सेल के अंदर तो बच्चा न्यूक्लियस भी होता है, तो इस दौरान क्या क्या हो चुका होगा वो समझते हैं। इस दौरान क्या है हमारा? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो रही होगी। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होंगे बेटा, है ना, वो गायब हो रहे होंगे और सेंट्रोजोम्स ऑपोजिट पोल पर जा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या होगा? न्यूक्लियोलस, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डेंस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब गायब हो जाएंगे, है ना। तो देखो, प्रोफेज 1 की जब शुरुआत होगी तो ये गायब हो रहे होंगे, एंड तक आते आते ये सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? बिल्कुल गायब हो जाएंगे, यानी कि अब आपको सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, सीधी सी बात है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रोफेज क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी यहां पे जो अब धागे थे, यहां जो अब धागे थे उन्होंने क्रोमोसोम की शेप ले ली होगी। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया हमारा प्रोफेज। इसके बाद आएगा बेटा, देखो एनसीईआरटी हमारे इस तरीके से दिखाती है कि ये जो धागे हैं, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रही है और लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा और क्रोमोसोम की फॉर्म में क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेटाफेज पे। अब मेटाफेज में क्या होगा भाई? प्रोफेज हो गया, प्रोफेज में क्या हुआ कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रहा है। ठीक है, तो अब मेटाफेज के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब हो चुका होगा और यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रोमियर बन रहा होगा, ओ सॉरी, सेंट्रोसोम यहाँ पहुंच चुका होगा। सेंट्रोसोम यहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा होगा, है ना, यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनने शुरू होंगे। क्रोमोसोम्स जो है वो सब यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। ये देखो, क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर पे के दोनों तरफ ना एक डिस्क लाइक प्लेट होती है। यहाँ पे देखो, एक डिस्क लाइक प्लेट होती है, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर होती है ना। ये काइनेटोकोर क्या होती है? प्रोटीन की बनी प्लेट होती है। क्यों, क्या काम करती है? कि जो स्पिंडल फाइबर आए वो इससे जुड़ सके, तभी तो बेटा इससे जुड़ेंगे, तभी तो हम क्रोमोसोम को तोड़ पाएंगे। हमारे को क्रोमोसोम तोड़ना है ना, हमारे को, हमने डबल इसलिए किया बेटा, मतलब ताकि हम हर सेल को इक्वली क्रोमोसोम दे सकें। ठीक है, तो अब हमारे को क्रोमोसोम तोड़ना है। क्रोमोसोम क्यों तोड़ेंगे बेटा? क्रोमोसोम तोड़ने के लिए हमारे को काइनेटोकोर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच करेंगे।
ठीक, तो ये रहा बेटा, इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है इस प्लेट पे एक तरीके से प्लेट बना के यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। इस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट काइनेटोकोर्स है ना, यहाँ पे दोनों तरफ इनके सेंट्रोमियर के दोनों तरफ काइनेटोकोर होंगे। यहाँ पे काइनेटोकोर पे क्या होंगे? स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी मेटाफेज के अंदर। ठीक, तो चलिए जी पढ़ लेते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवेलप का देखने को मिलेगा। यही दर्शाता है कि सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस देखने को मिल रही है। क्रोमोसोम जो है पहले स्प्रेड हो रहे थे, अब वो एक प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो क्लियरली विजिबल होंगे। और यही सबसे बेस्ट स्टेज होती है जहां पे हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को मोस्ट इजीली पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम की स्टडी जो होती है वो कहाँ होती है? मेटाफेज प्लेट में, मेटाफेज स्टेज में होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुके होते हैं। क्या क्या की फीचर है? न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होगी, तो क्रोमोसोम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस कर जाएंगे, इसलिए क्लियरली विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ये बेस्ट स्टेज होती है जहां पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को पढ़ा जा सकता है। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं जो कि सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती हैं, और काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक प्रोटीन होता है, डिस्क शेप का प्रोटीन होता है जो सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। क्रोमोसोम अब एक इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे तो कौन सी प्लेट बनेगी? मेटाफेज के दौरान एक प्लेट बन जाएगी, इसलिए हम इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। की फीचर्स क्या ध्यान रखने हैं? स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होंगे और क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर से कनेक्ट कर जाएगा दोनों पोल की तरफ, यानी कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से कनेक्ट कर जाएगा ताकि ये ऐसे तोड़ सके और हर क्रोमैटिड को अलग अलग कर सके। ठीक है, ऐसे तोड़ सके, ऐसे। ठीक, तो इसलिए ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कराने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप एनसीईआरटी के दिए डायग्राम में आप समझ सकते हो कि पहले अर्ली फेज में जब ट्रांजिशन हो रहा था मेटाफेज में, तो यहाँ पे क्रोमोसोम फैल रहे थे, लेकिन जैसे ही मेटाफेज प्लेट फाइनल स्टेज में आई, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बन गई और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए दोनों पोल की तरफ। ठीक है, यस। अब आएगी बारी बेटा एनाफेज की। एनाफेज में फाइनली होने क्या वाला है? एनाफेज में देखो फाइनली क्या होगा? सेंट्रोमियर टूट जाएगा और क्रोमैटिड अपने ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। सेंट्रोमियर टूट जाएगा और क्रोमोसोम क्रोमैटिड दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, है ना? तो चलिए जी इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एनाफेज क्या बोलता है? एनाफेज मैं आपको यही बना के दिखा देती हूँ। ये रही एनाफेज। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, है ना? ऑपोजिट पोल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। अब जो क्रोमैटिड्स थे वो टूट चुके हैं, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर, एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर आ रही होगी। इसी तरीके से दूसरे क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर और एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर आ रही होगी। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि सेंट्रोमियर जब टूटा है ना, ये रे स्पिंडल फाइबर्स, इस तरीके से बनाओगे आप भी। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्यों बनाया बेटा? क्योंकि जब मैं उसको ऐसे पकड़ के खींचूंगी, है ना, तो सेंट्रोमियर से तो पकड़ के खींच रही हूँ, तो दोनों तरफ के जो क्रोमैटिड ऐसे लटके हुए से आ रहे होंगे, है ना? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर को इधर को खींचता हुआ लेके आ रहा है। देन तो इट बिगिन जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा मेटाफेज प्लेट में और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, और अब हम हर सिस्टर क्रोमैटिड को, यानी ये अब एक क्रोमोसोम कहलाई जाएगी। सेंट्रोमियर ही लीड कर रहा होगा, पुलिंग द क्रोमोसोम टुवर्ड ऑपोजिट पोल, और इस तरफ ऑपोजिट पोल की तरफ खींचा जा रहा होगा विद आर्म टेलिंग बिहाइंड, जिसमें आर्म ऑपोजिट तरफ की तरफ होंगे, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो आर्म होंगे वो ऑपोजिट, है ना, पीछे की तरफ बिहाइंड ट्रेल कर रहे होंगे। की इवेंट्स क्या होगा इसमें आपको जो ध्यान रखना है, यही कि सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा बेटा? स्प्लिट हो जाएगा।
सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा आपका, स्प्लिट हो जाएगा। क्रोमैटिड्स जो होंगे वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, है ना। सेपरेशन एंड पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रही है, क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है और सेंट्रोमियर ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। मेटाफेज में ऑपोजिट पोल पे पहुंच गया है, क्रोमैटिन कंडेंस हो गया है, क्रोमोसोम बन गए हैं और एक प्लेट पे अलाइन हो गए हैं और इनके काइनेटोकोर पे दोनों तरफ क्या जुड़ चुके हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ चुके, काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके हैं। अब एनाफेज आया, अब ये टूट चुका है ना। अब ये टूट के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हो गया आपका एनाफेज, है ना। ये क्या हो गया बेटा, आपका एनाफेज हो गया। सेंट्रोमियर लीड करेगा, क्रोमोसोम ऑपोजिट तरफ की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम कहलाया जाएगा। ये एनाफेज हो गया। अब आखिरी फेज आएगा आपका टीलोफेज। देखो ये एनाफेज हो गया ना, क्रोमैटिड टूट के ऑपोजिट पोल की तरफ आ गए। अब क्या होगा, एनाफेज में ये अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा, क्योंकि अब सारा काम हो चुका है। अब हमारे को सिर्फ तैयारी करनी है 2 सेल में तोड़ने की। तो अब ये अंदर की तरफ बेंड कर रहा होगा और जितना भी जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे वो दोबारा से डिकंडेंस हो जाएगा, इस तरीके से वही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा वापस, है ना। दही जो है अब वापस से दूध की फॉर्म में आ रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टीलोफेज। टीलोफेज कौन सी होती है, फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, यानी जहां पे न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा। क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे, क्रोमोसोम रीच द पोल, क्रोमोसोम दोनों ऑपोजिट पोल पे अब पहुंच चुके हैं और डीकंडेंस भी हो गए हैं और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया और दोबारा से क्रोमैटिन बन चुके हैं। न्यूक्लियर एनवेलप अब वापस आ रही है। हर क्रोमैटिड सेट 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बन रहे हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गायब हो चुके थे वो वापस से रीअपियर हो रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम दोबारा डिकंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियस रीफॉर्म हो जाता है और सेल अब साइटोकाइनेसिस की तैयारी में जुट जाता है, क्योंकि अब कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो अब कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज में सब कुछ डिकंडेंस होके साइटोकाइनेसिस की तैयारी करता है, वो हो चुका है। तो अब क्या होने वाला है, साइटोकाइनेसिस। अब बारी है साइटोकाइनेसिस होने की, है ना। यानी इस तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना और 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। चलिए समझते हैं साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस होगा। एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग होता है। एनिमल के अंदर फरो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल होती तो रिजिड हो जाता और अंदर की तरफ मूव नहीं कर सकती थी सेल, क्योंकि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल होती है, तो सेल इस तरीके से फरो बनाती है अंदर की तरफ, है ना। तो फरो का फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और फरो अंदर की तरफ और डीप होती रहती है और इतनी डीप होती है जब तक वो सेंटर से जुड़ ना जाए और सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड ना कर दे, एंड स्प्लिटिंग द सेल इनटू डॉटर सेल। तो इस तरीके से जो डिवीजन होता है वो एनिमल्स के अंदर होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर उल्टा होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास सेल वॉल है, तो प्लांट के अंदर सेल वॉल है तो वो फरो फॉर्मेशन तो नहीं होने देगी। अब फरो फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेल प्लेट कैसे बनेगी, सेल प्लेट, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल है ना, अब ये सेल अंदर की तरफ नहीं मुड़ सकती, तो अब ये डिवीजन होगा अंदर से बाहर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका डिवीजन होता है अंदर से बाहर। इट फॉर्म द सेंटर एंड ग्रो आउटवर्ड जॉइन द लेटरल वॉल, यानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे सेल प्लेट बनेगी जो कि मिडिल लैमेला बिटवीन न्यू सेल वॉल। अब इस तरीके से मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करेगी, अंदर से बाहर की तरफ फॉर्मेशन करेगी। अब ये कैसे कैसे होगा, ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2 सेल के अंदर। और कभी कभी कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होता आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस ना हो उस स्टेट को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन
कंडीशन या फिर सिंसीशियम, मतलब कि ऐसे समझिए, जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है ना, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस के डिवीजन हुए। अब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होना था बेटा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी नई सेल का फॉर्मेशन करेगी ये सेल, है ना, इस तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और न्यू सेल्स बनके तैयार हो जाएंगे। बट अगर सेल डिवीजन साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, यानी साइटोकाइनेसिस ना हो, तो ये सेल क्या कहली जाएगी, जिसके अंदर एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या सिंसीशियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, एंड सिंसीशियम जो कि आपको लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में देखने को मिलता है, जो हम नारियल पानी पीते हैं ना, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट सिंसीशियम, वो कि एक लिक्विड एंडोस्पर्म होता है प्लांट का। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये हम एडवांस क्लास में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपके क्लास 12th में आएगा, वहां पढ़ते हैं। ठीक है, अभी के लिए अपन इतना याद रख सकते हैं, नारियल पानी, है ना, नारियल पानी स्ट्रॉ डाल के पीता है वो। ठीक है जी, चलो ये बात हो गई। अब आप यहाँ देख सकते हो बेटा, है ना, इस तरीके से सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर कैसे होती है, अंदर से बाहर की तरफ, है ना, ऐसे इस तरीके से डिवीजन हो जाता है। उसके अंदर कैसे होगा, एनिमल के अंदर कैसे होगा, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ। डन, तो माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब माइटोसिस का मैम सिग्निफिकेंस भी हमें पता होना चाहिए कि माइटोसिस का काम क्या है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये यूजुअली डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है, बट कभी कभी हैप्लॉयड सेल में भी देखने को मिलेगा, जैसे जो लोअर प्लांट्स होते हैं या फिर जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, हनी बी जैसे, उनके अंदर देखने को मिलता है। ये डिप्लॉयड डॉटर सेल बिल्कुल वैसे आइडेंटिकल पेरेंट सेल की तरह बनाता है, इसलिए इनका जेनेटिक मेकअप सेम रहता है। तो ये जेनेटिक मेकअप को कांस्टेंट रखने के लिए जरूरी है। साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कराने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करता है। जरा ध्यान से समझिएगा, डिवीजन आखिर हो क्यों रही है। एक नॉर्मल सेल है, मतलब कैसे हो रही है आप ध्यान समझना। ये जो सेल है इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। अब यही न्यूक्लियस हेड ऑफिस है, यानी ये पूरे साइटोप्लाज्म की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। पर मान लो कि ये सेल जो है साइज में बड़ी हो गई, है ना, और हमारा न्यूक्लियस इतू सा रह गया, तो क्या इतू सा न्यूक्लियस इतने बड़े सेल साइज को कंट्रोल कर पाता है? नहीं। तो इसलिए सेल क्या करती है बेटा, एक दूसरा न्यूक्लियस बनाती है और इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है कि अब जा तू इस सेल को कंट्रोल कर और मैं इसको कंट्रोल करती हूँ। तो यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक के रेशो को मेंटेन करने के लिए सेल का डिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बाय डिवाइडिंग द इनलार्ज्ड सेल, यानी जैसी सेल का साइज बड़ा होता जा रहा है, सेल क्या करेगी, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी और फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके बोलेगी अब जा, ये तेरे हिस्से का सेल है ना, अब तू कंट्रोल कर, अब मैं नहीं कर रही है, सेल इतनी बड़ी हो गई है, मैं नहीं कर रही। ठीक है, तो सेल को रिपेयर करने के लिए, उनका रिप्लेसमेंट कराने के लिए, है ना, जैसे कुछ सेल्स मैंने आपको बोला ना, अब जैसे टू एन सेल है तो ये डिवाइड करके भी 2n सेल लगाएगी, तो जैसे हमारे चोट लग जाती है ना, तो वहां पे नई सेल्स बनती है। कैसे बनती है, अब ऐसा तो है ना, दूसरे टाइप की सेल बनेंगी, जो सेल यहाँ से डैमेज हुई है वैसी ही सेल बनेंगी। किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, है ना। तो हमारी डिप्लॉयड सेल टूटी है तो डिप्लॉयड सेल ही बनेंगी विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर इसके अंदर बहुत जरूरी होती है। प्लांट के अंदर जो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं, एपिकल, लेटरल, कैम्बियम बना रही हैं, वो सब माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए प्लांट की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसलिए माइटोसिस बेहद जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या क्या पढ़ा हमने कि एक तो ये प्लॉइडी
कांस्टेंट रखता है। जो भी प्लॉइडी है 2n है, n है, जो भी प्लॉइडी है वैसे ही डॉटर सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जेनेटिक मेकअप को कांस्टेंट रखेगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ करवाएगा और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करेगा, सेल को रिपेयर करेगा, है ना, या सेल के जो डैमेज हो गई हैं उनको रिप्लेस करेगा, और प्लांट्स के अंदर बेटा कंटिन्यूअस ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर माइटोसिस ही हो रहा होता है। ठीक है, ये हो गई कहानी माइटोसिस की। अब बात करेंगे बेटा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस, माइटोसिस एक कहानी हो गई। अब माइटोसिस सुन लिया, मियोसिस किसके अंदर होता है? जिससे गैमीट्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल बनेंगे, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, मियोसिस, मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड काइंड का सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर को हम क्या करने वाले हैं, हाफ करने वाले हैं और हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाने वाले हैं। अगर सेल 2n है तो इसको डिवाइड करके n सेल बना देंगे। ठीक है, यस, इसलिए मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। मियोसिस हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन कराता है, गैमीटोजेनेसिस। जैसे मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनेंगे, फीमेल के अंदर oogenesis, एग बनेगा। और स्पर्म और एग कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, है ना। तो बाकी सेल्स हमारी डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? मियोसिस से होता है। ये इंश्योर करता है कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, एक सेक्स और दूसरा सेक्स आपस में फ्यूज करेंगे, तो अगर फ्यूज करेंगे, मान लो अगर 2n आए तो बच्चा कैसे हो जाएगा? 4n हो जाएगा भाई, है ना। तो हमारे को क्या करना है, ताकि प्लॉइडी हम जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट कर सके, तो हमेशा हैप्लॉइड गैमीट बनाओ, so दैट जब ये मिलेंगे तो डिप्लॉइड ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो क्या हैप्लॉइड फेज को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेंटेन करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान तो वापस से डिप्लॉइड फेज रिस्टोर हो सके। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, और क्योंकि दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होना है तो हैप्लॉइड गैमीट बनाओ, और ये यही इंश्योर करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा हैप्लॉइड गैमीट्स बने, ताकि पता है ना आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड बन जाएगा, तो वो 4n ना हो, ये प्लॉइडी हमेशा जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रह सके, इसलिए। ठीक है, तो ये समझदार होता है बेटा, इसलिए ये क्या करता है, खुद ही प्लॉइडी को मेंटेन कर देता है, हैप्लॉइड गैमीट बनाता है। अब मियोसिस को हम दो फेज में पढ़ेंगे। मियोसिस के दो फेज होंगे, एक होगा मियोसिस 1 और दूसरा होगा मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 हो जाएगा तो कुछ टाइम का इंटरकाइनेसिस बीच में आएगा, रेस्टिंग फेज, फिर उसके बाद दोबारा M2 फेज के अंदर एंटर करेगा, नॉट इंटरफेज, आई एम सेइंग इंटरकाइनेसिस। ठीक है, ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का फेज होता है। तो चलिए, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था माइटोसिस, इसी तरीके से हम यहां पे भी पढ़ेंगे मियोसिस के फेज, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यही तो पढ़ रहे थे हम, है ना। और टीलोफेज, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होएगा इसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल यही फेज जो होंगे, मियोसिस 2 के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही फेज आपको मियोसिस 2 के अंदर भी देखने को मिलेंगे। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस आएगा बेटा यहां, डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ यहां। ये बड़ा खास पॉइंट है दोनों का। कैसे? मियोसिस 1 के एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होंगे, और यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, नो सेंट्रोमियर स्प्लिट। ठीक है,
देखते हैं कैसे हो रही है कहानी। चलो ठीक है, मैं आपको एक काम करती हूँ, एक फेज बनाते हैं, है ना, बिल्कुल सेम जैसे अभी तक हमने बनाया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब ऐसे ही यहां पे भी। ठीक है, चलिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था बेटा, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवलप गायब होने लगेगी, है ना, गायब हो रही है, यहां पे प्योरली गायब हो जाएगी, यहां पे भी न्यूक्लियर एनवलप गायब होने लग रही है। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पे क्रोमैटिन जो है ना, यहाँ क्रोमैटिन अभी क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये लो, मैं बताती हुई चल रही हूं। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। यहां पे ये प्रोफेज 1 है, यहां पे क्रोमैटिन अच्छे से वो हो चुके हैं, कंडेंस हो चुके हैं, सेंट्रोजोम जो है ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुका है, सेंट्रोजोम जो है ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए यहां क्या होगा, अब जो भी क्रोमोसोम्स है ना, अच्छे से कंडेंस हो जाएंगे और इस तरीके से मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे हैं बच्चा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कौन सी, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच हो चुके हैं, इनके काइनेटोकोर से। ठीक, इन वाले से, है ना, दोनों के ऑपोजिट पोल से। अब क्या होगा, प्रोफेज है, मेटाफेज था, अब आएगा एनाफेज, है ना। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा इधर और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा इधर। ठीक है, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा कहां, इधर। मैंने ऊपर पहले ब्लू बना दी, अब ग्रीन बना दी, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये देखो ऐसे, है ना। अब क्या होगा, टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है, जो भी सामान आया है बेटा वो सब क्या होता है, सामान इन द सेंस जो भी हमारे क्रोमोसोम्स आए हैं वो सब क्या हो गए, यहाँ पे डीकंडेंस हो गए, है ना, डीकंडेंस हो गए। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे भी सब डीकंडेंस। ठीक है, और ये तैयारी करता है अब इस तरीके से अंदर की तरफ मूव करके साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होने की तैयारी हो जाएगी और फिर फाइनली सेल जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, जिसके अंदर ये सेट ये रहा और एक सेट ये रहा। यानी यहां पे क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए। लेकिन अब यही सेल आगे जाएंगी और मेटाफेज मियोसिस 2 के अंदर एंटर करेंगी, है ना। अब मैं एक को लेके बता रही हूं आपको, है ना, मैं एक सेल को लेके बता रही हूं, येलो वाले को। अब ये देखो इसके अंदर वापस से क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियस रीफॉर्म हो गया होगा ना, दोबारा से यहाँ पे न्यूक्लियस की लेयर आ रही है, ये तो एनाफेज है। यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाएगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब रीअपियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अब मैं एक सेल की कंडीशन लेके बता रही हूँ, दोबारा से ये देखो, ये एक सेट यही तो आया है, यही तो आया, बस यही वाला सेट तो इस सेल के अंदर आया है, मैंने वही बनाया है। अब क्या होगा, प्रोफेज 1, ये कहानी है, सॉरी प्रोफेज 2 की।
प्रोफेज 2, बिल्कुल वही, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू होएगा, है ना, सारे सेल ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब गायब हो रहे होंगे, क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा होगा क्रोमोसोम में। अब आएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा बेटा, जितने भी ये हमारे क्रोमोसोम्स थे, ये सब क्रोमोसोम अब कहाँ अलाइन हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट में। अब मियोसिस 2 बिल्कुल वैसे ही माइटोसिस की तरह होगा जैसे अभी हमने माइटोसिस पढ़ा। सेंट्रोजोम बेटा ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, है ना, और सेंट्रोजोम से निकले हुए स्पिंडल फाइबर हमारे काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब की बार यहाँ पे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच थे, यहाँ स्पिंडल फाइबर इस वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच थे और इस वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच थे। अब की बार सेम क्रोमोसोम के दोनों साइड के काइनेटोकोर से अटैच हैं, तो अब यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ क्या होगा अब की बार होगा वही, है ना, जिसका हमें था इंतजार, यानी सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे। एक सेंट्रोमियर इधर की तरफ आएगा, एक सेंट्रोमियर इधर की तरफ आएगा, है ना, यानी एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड इधर, इस तरीके से क्या होगा यहाँ एनाफेज 2 के अंदर। एनाफेज 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोसिस के अंदर हुआ था। ये लो जी, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, यानी अब ये दोबारा से अब हर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेगी, है ना, और अब यहाँ पे जैसे ही ऑपोजिट पोल पे पहुंचेंगे ये दोबारा से डीकंडेंस हो जाएगा, है ना, और डीकंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाएगी, ठीक, और साइटोकाइनेसिस की तैयारी होना शुरू हो जाएगी, और दोबारा से अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और अब 2 सेल बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इधर ही बनाते हो, ये क्या था, एनाफेज टेलोफेज। ठीक है, आफ्टर साइटोकाइनेसिस, तो यानी इसके अंदर आप मुझे बताओ क्या ये 2 वो नहीं होंगे क्रोमैटिड्स, इस तरीके से क्रोमैटिड नहीं होंगे, है ना, तो आप देखो अभी इस सेल में ये सेल आगे चल के डिवाइड कर गई, अभी तो मैंने एक दिखाया, ऐसी दूसरी भी बन रही होगी, ऐसी बेटा दूसरी भी बन रही होगी, है ना, है ना, ऐसी तो बन गई होगी, यानी एक सेल से टोटल कितनी बन गई, 4 सेल बन के तैयार हो गई। ये था मियोसिस, दिस इज मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 2। मियोसिस के अंदर हमारे को सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो एनाफेज पे ही देना है। यहाँ पे एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए। लो जी, मजा ही आ गया, तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी ना पैक हो गई। ठीक, चलो जी, अब बस क्या करना है, हमें इसे पैक करना है। अच्छा एक चीज और, ये तो मैंने तुम्हें दे दिया ओवरव्यू, जो ये प्रोफेज होता है ना, ये जो प्रोफेज होता है ये बहुत लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस का। अब ये जो प्रोफेज है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई है, अभी तो मैंने तुम्हारे को बेसिक चीज बताई सो दैट तुम्हें समझ आ जाए। अब ये जो प्रोफेज 1 होगा ये लॉन्गेस्ट फेज होगा क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी फेजेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी फेजेस प्रोफेज 1 की है ना। तो अब मैंने तुम्हारे को सुपरव्यू दे दिया, अब हम प्रोफेज 1 को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा। तो चलिए गाइस, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो कि लॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज है, इसके अंदर 5 सब स्टेजेस हैं जो कि क्रोमोसोम बिहेवियर के ऊपर अलाइन है। पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे और विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, यहाँ पे बुके स्टेज भी, इसे हम बुके स्टेज भी बोलते हैं। अब जाइगोटीन में क्या होगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हो बेटा, कहाँ गया, यहाँ
देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? लेप्टोटीन के अंदर जो भी क्रोमोसोम है ना, वो देखो इस तरीके से वो कंडेंस हो रहे हैं। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? जो कंडेंस हो रहे हैं, यहाँ पे बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना, मियोसिस 1 में हर जगह होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही है। होमोलोगस क्रोमोसोम होता है यानी जैसे ये होमोलोगस, एक ब्लू एक रेड, यानी एक ब्लू वाला क्रोमोसोम जो है वो पापा से आया होगा, रेड वाला जो है वो मम्मा से आया होगा, है ना। ये दोनों एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहां बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी यहां पे सिनेप्सिस होता है, यानी एक पार्ट ऐसा जो कि आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ देगा, सिनेप्सिस बन जाएगा। अब दूसरी फेज स्टार्ट होगी, पैकेटिन। ये मेन फेज होती है बेटा। ये मेन फेज क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सिनेप्सिस जो है, ये जो बॉन्डिंग है इस तरीके से जोड़ने की, कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे एक एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा और क्रॉसिंग ओवर करवा देगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होएगा? यानी कि इसका कुछ पार्ट इससे बाइंड हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट इससे बाइंड हो जाएगा, यानी मिक्सिंग हो जाएगी, क्रॉसिंग हो जाएगी, इसका पार्ट इसमें, इसका पार्ट इसमें, यानी क्रॉसिंग एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगा और क्रॉसिंग ओवर आपको यहां देखने को मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। हम जो पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, जरूरी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, एग्जैक्टली यही वो स्टेज है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन आता है वो यहीं से आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। मैं सीधा बोल सकती हूँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वेरिएशन के लिए। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है वो प्रोफेज 1 के इस पैकेटिन स्टेज के दौरान आता है। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, पापा का क्रोमोसोम मम्मा का क्रोमोसोम इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा, रिकॉम्बिनेशन करा देगा, है ना, इस तरीके से एक्सचेंज करा देगा। ये एंजाइम बेस्ड होती है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम आके काम करता है ना, मेरे को वो लिख भी देना चाहिए। रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ आके काम करता है। अब क्या होगा? जो काम होना था हो गया, चलो जी अब हमारे को मेटाफेज में भी तो बढ़ना है। तो अब क्या होगा? ये धीरे 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 सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बन रहा था, फाइनली यहाँ पे काम हुआ, अब वो कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होना स्टार्ट होएगा, यानी अब वो अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये इस तरीके से मिक्स थे, अब ये जब अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये क्या करेंगे? धीरे 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 अलग होके ऐसे ही दोबारा स्टेट में आना चाहते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? जब ये अलग हो रहे हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अलग हो रहा है, तो इस एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कायस्मा। तो ये देखो यहाँ पे कायस्मा देखने को मिलता है आफ्टर पैकेटिन स्टेज। ये डिप्लोटीन स्टेज की खासियत होती है, यानी कायस्मा आपको देखने को मिलेगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियरिंग एंड कायस्मा विजिबल। आखिरी स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, डायकाइनेसिस। क्योंकि देखो चल तो ये प्रोफेज ही रहा है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप धीरे 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 गायब हो रही है, लेकिन प्रोफेज के अंदर भी कुछ कुछ साइड वाइज चल रहा है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप अब बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुकी है और बाइवेलेंट्स बनके, ये देखो 2 बाइवेलेंट्स बनके तैयार हो चुके हैं। किसके लिए? मेटाफेज के लिए, क्योंकि अब मेटाफेज में जाना है। तो अब यहाँ पे जो इस तरीके से क्रोमोसोम एकदम अलग कंडेंस फॉर्म में क्लियरली विजिबल बन गए हैं, दैट इज नोन एज बाइवेलेंट्स। सो दे आर बाइवेलेंट्स। तो चलिए जी, ये जो हमने पढ़ा है इसी को अब हम देख लेते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे होंगे, विजिबल हो रहे होंगे, है ना, हो रहे होंगे। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करेंगे, यानी सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करेंगे। ये इसका हाइलाइटेड पॉइंट है कि यहाँ पे सिनेप्सिस देखने को मिलता है। ये बाइवेलेंट और टेट्राड्स का फॉर्मेशन करता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। पैकेटिन दूसरी स्टेज है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम है, सिस्टर क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में देखने को मिलेगा? बिटवीन
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उस पोजीशन को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। वहां पे कौन एंजाइम आके काम कर रहा है? रिकॉम्बिनेज। यही वो स्टेज है बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अब सेपरेट हो रहे होंगे, एक्सेप्ट एक पोजीशन से। देखो है ना, सब जगह से सेपरेट हो गए, लेकिन एक पोजीशन पे एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं कायस्मेटा, एक्स शेप साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कुछ oocytes के अंदर डिप्लोटीन स्टेज जो है वो कई साल तक रहती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल के एग्स होते हैं वो डिप्लोटीन स्टेज में ही अरेस्टेड रहते हैं बहुत लंबे समय तक। ठीक है, ये हम क्लास 12th में रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, बट अगर आपको कहीं ये चीज सुनने को मिल जाए कि इनमें से कौन सी स्टेज है जो कई मंथ या कई ईयर तक रहती है, तो वो डिप्लोटीन स्टेज है। ठीक, oocytes के अंदर। डायकाइनेसिस, कायस्मेटा टर्मिनलाइजेशन, यानी अब जो एक कायस्मेटा बना था ये भी तो अब टर्मिनेट होगा, तो कायस्मेटा टर्मिनलाइजेशन आपको यहां देखने को मिलेगा और क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे, एकदम बढ़िया। स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली गायब हो जाएंगे, यानी प्रोफेज की अब एंड स्टेज आ चुकी है, अब सब कुछ जो है वो गायब हो चुका है। यही मार्क करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, यानी कि अब मेटाफेज 1 की तरफ हम मूव करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो चलिए जी, अब बिल्कुल वही कहानी है जो अभी हमने पढ़ी, यानी अब क्या होगा, मेटाफेज प्लेट बनेगी, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, डीकंडेंस हो जाएंगे, ये कहानी चलेगी। ठीक है, तो चलो अब रीड करते रहो, तुम्हें समझ आ जाएगा। मेटाफेज 1 बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन करेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे और स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल से आके काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएगा ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े रहेंगे, क्यों भाई? ये देखिए, सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़े हुए हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हुए हैं। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच। टीलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से रीअपेयर होंगे और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा और दो हैप्लॉइड सेट डैड्स के बनके तैयार हो जाएंगे। नॉट डैड, इट्स डैड। ठीक है, क्रोमोसोम पार्शियली अनकॉइल होंगे, बट इंटरफेज लाइक कोई इंटरफेज लाइक स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। इंटरफेज नहीं होता, इंटरकाइनेसिस होता है। ये छोटा सा रेस्टिंग फेज होता है दो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। जैसे इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ बस सेल इतना सारा काम करके आई है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है, तैयारी नहीं कर रही है, रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो शॉर्ट रेस्टिंग फेज होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता और प्रोफेज 2 की तैयारी कर रहा होता है बस, क्योंकि प्रोफेज 2 जो है वो बहुत सिंपल होने वाला है। ठीक है, तो अब इंटरकाइनेसिस हो गया, मियोसिस 2 में अब सेल एंटर कर गई है, यानी कि ये वाला फेज आ चुका है। मियोसिस 1 कंप्लीट करके रेस्ट करके अब ये एंटर कर गई है प्रोफेज 2 में, जो कि बहुत सिंपल होगा, बिल्कुल जैसा माइटोसिस में पढ़ा, बिल्कुल वैसा। मियोसिस 2 बिगेन होगा साइटोकाइनेसिस के बाद और बिल्कुल माइटोसिस से मिलता जुलता होगा, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड सेल ही काम कर रहे हैं। डिवीजन तो हो चुका है। प्रोफेज 2 स्टार्ट बिफोर द क्रोमोसोम फुली अनकॉइल्ड, जब प्रोफेज पूरे अच्छे तरीके से अनकॉइल्ड नहीं हो रहे होते स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम दोबारा से रिकंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, ये वाली लाइन को हम हटा देते हैं फिलहाल। कहने का मतलब ये है कि जब उसके दोबारा अनकॉइल्ड होंगे उससे पहले ही प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस वाकई में बहुत शॉर्ट टाइम का होता है। तो क्रोमोसोम क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम रिकंडेंस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है एक ही कैसेट बार बार घूमे जा रही है, वही है ही वही, कुछ नहीं है, बस हमारे को एनाफेज को याद रखना और प्रोफेज 1 को याद रखना है बस। ठीक है, मेटाफेज 2 में वही कहानी, अलाइंग एट इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ गए
ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, नॉट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग हो चुके हैं, अब जो अलग हुए हैं ना, अब इनको भी तोड़ा जा रहा है। देखो ये दो भाई थे, है ना, अब तुम ऐसे समझ लेना, इतने अच्छे से तो मैं अलाइन नहीं कर पाती, है ना, ये ऐसे थे, है ना, ये आपस में क्या है, ये और ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी पहले इनको अलग किया गया, अब क्या करेंगे, अब इनको भी अलग कर देंगे, ठीक है। तो वो वाली कहानी है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होंगे ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ऑपोजिट पोल। अब एनाफेज आएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। बार बार बोल रही हूँ बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते रहेंगे, जैसे बहुत लंबी रस्सी थी, है ना, अब अपनी तरफ खींचते रहो, रस्सी छोटी होती जाएगी, है ना, जैसे कुएं में से बाल्टी में से पानी निकाल रहे हैं, है ना, वैसे अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो रस्सी छोटी होती जा रही है और हमारी बाल्टी हमारी तरफ आती जा रही है, ठीक। टीलोफेज 2, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा फॉर्म होएगा अराउंड द क्रोमोसोम ऑफ ईच पोल, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएंगे, और साइटोकाइनेसिस होगी और 4 हेप्लॉइड सेल्स बनके तैयार हो जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे टेट्राड। यानी एक सेल ने मियोसिस कंप्लीट करके आफ्टर मियोसिस 1 and 2 4 सेल बना दी, है ना। तो यही तो मैंने आपको दिखाया था, एक सेल से शुरुआत हुई थी, है ना, और 4 सेल बन के निकली। तो ये क्या है बेटा, मियोसिस। इसको हम यहां समझ सकते हैं कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखता है अक्रॉस जनरेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे को हैप्लॉइड गैमीट्स बनाने हैं, ताकि, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर देता है, हाफ, जो हाफ है उनको दोबारा कौन मिला देगा, दोबारा फर्टिलाइजेशन। हमारे को तो पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कराना है, फर्टिलाइजेशन करके हमेशा जो भी होगा वो डबल हो जाएगा। तो एक काम कर दो, पहले से ही एन बना दो। तो एन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मियोसिस की। ये क्या करेगा, वेरिएशन लेके आएगा। याद है जेनेटिक वेरिएशन कहां आता है, प्रोफेज 1 में है, थ्रू क्रॉसिंग ओवर, कौन सी स्टेज में, पैकेटीन के अंदर, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा, यानी कोई भी गैमेट कहीं भी जा सकता है। जेनेटिक वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। जेनेटिक वेरिएशन ही बहुत जरूरी होता है एवोल्यूशन और एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मियोसिस क्या करा रहा है, क्रोमोसोम स्टेबिलिटी लेके आ रहा है और जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आ रहा है, यानी एवोल्यूशन के अंदर नई नई प्रजातियां बने। जैसे हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, फिर हमारी जो जनरेशन होगी वो और थोड़ी एडवांस होगी, है ना। तो वेरिएशन टू वेरिएशन, मतलब एवोल्यूशन में वेरिएशन आए, चेंजेस आए, तो उसको इंश्योर करने का काम किसका है, मियोसिस का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मियोसिस एंड माइटोसिस का डिफरेंस। तो आप यहां पे भी देख सकते हो बेटा, मैंने एक ही टेबल के अंदर सब कुछ लिखने की कोशिश करी है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कराता है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन कराता है ना। ये ग्रोथ रिपेयर के लिए, ये गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए, ये सोमैटिक सेल में होगा, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। क्रोमोसोम नंबर इसमें 2n से 2n रहेंगे, इसमें 2n से n हो जाएंगे। इसमें डिवीजन सिर्फ एक ही डिवीजन होगा, इसमें 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा। इसमें नेचर कैसा होगा, बिल्कुल पेरेंट से आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे पेरेंट और बच्चे अलग अलग होंगे क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। नंबर ऑफ डॉटर सेल, 2 ही डॉटर सेल बनेंगे, इसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगे। मियोसिस 1 के बाद 2, मियोसिस 2 के बाद 2, तो टोटल 4 बन जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट रहेगी, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, वो भी प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज 1 में भी कहाँ बेटा, पैकेटीन में, है ना, पैकेटीन में, ठीक है। कॉज रिकॉम्बिनेशन। देन सिग्निफिकेंस इन लाइफ साइकिल, ये ग्रोथ, वुंड हीलिंग, सेल रिप्लेसमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये देख लो, यही चीज है टिश्यू रिपेयर के लिए, ये वेरिएशन और एवोल्यूशन के लिए। टाइप ऑफ डिवीजन, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ये रिडक्शन डिवीजन होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यही चीजें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस मैंने यहाँ पे आपके लिए इसको क्रिस्प कर दिया ताकि एक होता है ना टेबल फॉर्मेट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं,
जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी वो अच्छे से हमारे को रिकॉल हो जाती है कि ओ हाँ यही तो पढ़ा था हमने, है ना। तो यस गाइज, इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत चैप्टर जो है एंड हो जाता है और आपकी पूरी एनसीईआरटी पैक हो गई है गाइज, है ना। तो आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड दिस सेशन और मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।